ठीक है, ओके फाइन। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो हमें ये समझ में आ चुका है कि सारे के सारे यूरोपियंस इंडिया में किस पर्पस के साथ आए थे, ट्रेडिंग के पर्पस से आए थे। तो इनिशियली उनका जो पर्पस रहेगा वो ट्रेड का, बट धीरे से वो पर्पस शिफ्ट हो जाएगा टेरिटरी पे। किस पे शिफ्ट हो जाएगा, टेरिटरी पे, एरिया पे, कि अब कैसे इंडिया का जो एरिया है उसे अलग अलग तरीके से यहाँ पर कैप्चर किया जाए। और उसी से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, कि इंडिया को आखिर उन्होंने कैसे जीता, इंडिया के एरिया को कैसे उन्होंने अपना एरिया बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक में स्टार्ट करेंगे कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर हम बात करें इंडिया के अंदर कौन सा एरिया उन लोगों ने चूज किया था, तो फर्स्ट एरिया जो ब्रिटिशर्स का टारगेट बनाया गया था दैट वाज बंगाल। इनिशियली सबसे पहले कहाँ पर टारगेट किया गया, बंगाल में। बंगाल को जीतेंगे, उसके बाद धीरे से उन्हें नीचे एक एरिया और देखने को मिलेगा जिसे हम बोलेंगे मैसूर। मैसूर के बाद नेक्स्ट टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे मराठास। देन मराठास के बाद आने वाले समय में ऊपर एक टारगेट और दिखेगा जो कि सिंध और पंजाब वाला एरिया होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे कर कर इंडिया का मोर देन 50% एरिया जो है वो कॉन्कर कर लिया जाएगा बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इस एरिया को क्या कर लेंगे, कंप्लीटली कैप्चर कर लेंगे। अभी कैप्चर करने की भी एक स्ट्रेटेजी होगी। अगर कैप्चर करना है तो वहाँ के किंग के साथ क्या करना पड़ेगा, वॉर करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, भले ही वो बाहर से आए हैं बट हमारे यहाँ पर भी कोई ना कोई राजा महाराजा तो बैठे ही हैं। अब जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं कि जब यूरोपियंस ने इंडिया के अंदर एंट्री ली थी, उस समय हमारे यहाँ पर हेड कहाँ से किया जाता था, फ्रॉम मुगल्स। और ये मुगल्स कहाँ बैठे होते थे, बेसिकली आपके दिल्ली में। एंड अलग अलग एरिया में इन्होंने अपने पर्टिकुलर गवर्नर्स को क्या अपॉइंट करके रखा होता था। तो उसी के चलते हम अपने फर्स्ट टारगेट से स्टार्ट करेंगे दैट इज बंगाल। कि बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में क्या हुआ था, तो जब औरंगजेब का टाइम पीरियड आया था मुगल्स में, उस समय तक बंगाल में उसने एक गवर्नर को यहाँ पर अपॉइंट किया था। अब स्टार्ट करते हैं बंगाल से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो बंगाल वाले एरिया से इनकी स्टार्टिंग हुई है। तो फर्स्ट बैटल अगर इन्होंने इंडिया में कहीं पर लड़ा था तो वो कब लड़ा था, 1757 में। 1757 में जो फर्स्ट बैटल लड़ा गया था दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी। कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी। 1757 से इन्होंने इंडिया के अंदर पैर जमा लिए थे। फर्स्ट बैटल जो है यहाँ पर फाइट कर लिया था। एंड धीरे धीरे इनके जो बैटल हैं वो कब तक कंटिन्यूड होंगे, टिल 1856। अब 1856 के बाद ऐसा क्या हो जाएगा, तो 1856 के बाद फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम आपको इंडिया में देखने को मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ, अरे वाह, बैटल ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1757 से बंगाल से इनकी शुरुआत होगी और 1857 के रिवॉल्ट तक ये लोग चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमें यही देखना है कि आखिर ये 1757 में इनकी फर्स्ट बैटल से शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी क्या हिस्ट्री थी, कौन सा राजा था वहाँ पर, किसको हराया था, इस बैटल के अंदर क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्टेड इन 1757 फ्रॉम बंगाल एंड कंटिन्यूड अप टू 1856 अवध। क्लियर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस कॉन्क्वेस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड 50% ऑफ इंडियन टेरिटरी। इतने सालों के अंदर उन्होंने इंडिया की 50% टेरिटरी को क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था या फिर कैप्चर कर लिया था। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ प्लासी। फर्स्ट बैटल जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में फाइट करा था, कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी। With the Battle of Buxar, British took the revenue administration from the Nawab of Bengal. अभी हम ये देखेंगे 1757 के बाद जो इनका सेकंड स्टेप होगा वो होगा बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। देन अगर हम बात करें तो 1772 द ब्रिटिश टुक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बंगाल बाय मेकिंग द नवाब एज अ पेंशनर। मतलब आप सोचो कोई यूरोपियन, यस कम इन, कोई यूरोपियन हमारे यहाँ पर आएगा, शुरुआत में वो हमसे सिर्फ एक बैटल लड़ेगा जो कि होगा बैटल ऑफ प्लासी। एंड धीरे धीरे करके उसने वहाँ के नवाब को, वहाँ के राजा को ही पेंशनर बनाकर छोड़ दिया और वहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल किसका हो जाएगा, ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। पेंशनर मतलब किसी को पेंशन देके छोड़ देना, कि अगर वहाँ का कोई राजा है तो उसको बोलेंगे अब आप यहाँ से चले जाओ, आपको टाइम टू टाइम आपकी पेंशन जो है वो रिसीव होती रहेगी, अब आपको सर्विस प्रोवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेटल डाउन फास्ट। ठीक है, अब बंगाल जो है फर्स्ट प्रोविंस था, वहाँ का क्या इतिहास था क्या नहीं था, तो हम देखेंगे
कि जब मुगल्स का रूल चल रहा था उस समय पर औरंगजेब नाम का जो रूलर था उसने बंगाल के अंदर अपना एक गवर्नर अपॉइंट किया था और उस गवर्नर का नाम था मुर्शिद कुली खान। ये एक ट्रस्टेड ऑफिसर हुआ करता था औरंगजेब का। अब इसने इसको वहाँ का रूलर अपॉइंट किया था एंड थोड़े समय बाद इसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। शुरुआत में ऐसा होता था कि मुगल्स इन लोगों को गवर्नर अपॉइंट करते थे एंड उसके एक्सचेंज में ये लोग कुछ पर्टिकुलर अमाउंट किसको भेजते रहते थे? मुगल्स को भेजते रहते थे। बट एक समय आएगा जब इन्हें रियलाइज होगा कि हमें किसी के भी अंडर में रहने की ज़रूरत क्या है, हम खुद को क्या डिक्लेयर कर लें? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लें। जब भी कोई खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेता है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग बनाएगा या दूसरे के अकॉर्डिंग बनाएगा? अपने अकॉर्डिंग, ऑब्वियस सी बात है। तो जब इन लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया तब ये रूल्स एंड रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, द किंगडम लास्टेड फॉर नेक्स्ट 4 डिकेड्स, द लेटर नवाब्स वर शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला। ओवरऑल कंक्लूजन इज, फर्स्ट नवाब किसे अपॉइंट किया गया? मुर्शिद कुली खान। एक समय आएगा उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद एक नया नवाब आएगा, उस नवाब का नाम क्या रहेगा? शुजाउद्दीन। उसको कोई और सक्सीड करेगा, क्या नाम? सरफराज खान। उसको कोई और सक्सीड करेगा, अलीवर्दी खान। एंड देन फाइनल कहाँ पे होगा? सिराजुद्दौला। तो 1756 का टाइम पीरियड आएगा जब बंगाल का नवाब किसे बनाया जाएगा? सिराजुद्दौला को। तो ये चल रही है बंगाल की हिस्ट्री। एट प्रेजेंट बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। क्लियर? समय कौन सा है? 1756। अब यहीं से सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होगी। अब क्या हुआ था कि 1756 के अंदर सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, जो जहाँ रूल करता है वो चाहता है चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ही चले। बट 1756 तो ब्रिटिशर भी हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे एंड इसी बीच प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि 9th नंबर का मुगल रूलर जो था, 9th नंबर मुगल रूलर जिसका नाम था फारूक शियार। क्या नाम था? फारूक शियार। ये देखो, ये मुगल्स का पूरा फैमिली ट्री है। शुरुआत किससे हुई है? बाबर, उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, देन जहांगीर। कौन से नंबर का मुगल रूलर? 4th नंबर का मुगल रूलर। जब ये 4th नंबर का मुगल रूलर यहाँ पर बैठा था उस समय इंडिया में किसकी एंट्री हो चुकी थी? ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी थी। हमने देखा था कि वहाँ से पूरा एक ग्रुप आया था जो जहांगीर को यहाँ पर प्लीज करता था, खुश करने की कोशिश करता था कि हमें सिंपली इंडिया के अंदर एक टेरिटरी दे दो ट्रेड करने के लिए। तो 4th नंबर का मुगल रूलर था जहांगीर, जब से इनकी एंट्री यहाँ पर स्टार्ट हो गई। बट ब्रिटिशर्स के साथ भी और कई सारे लोग इंडिया में आए थे उसके बाद। फिर नेक्स्ट मुगल रूलर कौन आया? शाहजहां। देन कौन आया? औरंगजेब। कौन से नंबर का रूलर? 6th नंबर का रूलर। औरंगजेब के टाइम पीरियड तक किसकी एंट्री हो चुकी थी इंडिया में? फ्रेंच की एंट्री हो चुकी थी। और इनके पहले भी डच हो गए, डेनिश हो गए, पोर्चुगीज हो गए, वो सब भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। मतलब सारे के सारे यूरोपियंस कहाँ इकट्ठे हो चुके हैं? इंडिया में इकट्ठे हो चुके हैं। और मुगल्स भी उनके पैरेलल चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब जो है इसकी डेथ हो जाएगी यहाँ पर, उसके बाद कुछ वीक सक्सेसर, वीक रूलर आएंगे जैसे कि बहादुर शाह, जहांगीर शाह एटसेट्रा। कोई मतलब नहीं है। बट प्रॉब्लम क्रिएट होती है 9th नंबर के रूलर से जिसका नाम क्या है? फारूक शियार। इस फारूक शियार को इतिहास में एक मूर्ख राजा भी बोला जाता है। इसने ऐसा आखिर क्या किया था? ऐसा होता था जब ब्रिटिशर्स को इंडिया में ट्रेड करना होता था तो इंडिया के अंदर ट्रेड करना है। अब अलग अलग स्टेट्स बने हुए हैं, तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड करने जाते हो तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की ड्यूटी या फिर टैक्सेस पे करने होते थे। तो इसी ड्यूटी या फिर इसी टैक्स से वहाँ के राजा का कामकाज चलता था। बट फारूक शियार ने एक रॉयल फरमान दे दिया था जिसको बोला गया था दस्तक, ट्रेड परमिट। एंड वो कैसा ट्रेड परमिट? ड्यूटी फ्री ट्रेड परमिट। कि अब अगर तुम्हें बंगाल में ट्रेड करना है, डेक्कन में ट्रेड करना है, गुजरात में ट्रेड करना है तो किसी तरीके का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा बोल दिया तो क्या ये बात बंगाल के रूलर्स को या बाकी राजाओं को अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। उनका मानना है ठीक है भाई, मुगल्स ने परमिशन दी होगी, मुगल जो भी पैसा ले रहे बट पैसा हमारे पास भी आने दो। तो हमारे पास भी बदले में क्या आनी थी? ड्यूटी आनी थी। बट ये तो हेड ऑफिस से ऑर्डर आ गया है, आज मोदी जी डिक्लेयर कर दे कि शिवराज सिंह चौहान को किसी भी तरीके का टैक्स नहीं दिया जाएगा, आप लोग आराम से आके ट्रेड करो, किसी भी जापानीज कंपनी को, फ्रेंच कंपनी को, किसी को भी। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। भाई उसका स्टेट है तो उसका भी पर्टिकुलर कुछ ना कुछ शेयर बनता है।
बट यहाँ पर फर्रुखशियार जो कि एक मुगल रूलर था, तो उसके खातिर उसने काम कर दिया कि उसने यहाँ पर रॉयल फरमान जारी करा। क्या जारी करा? रॉयल फरमान। इस रॉयल फरमान को बोला गया दस्तक, और दस्तक मतलब होता है ड्यूटी फ्री ट्रेड या फिर परमिट, कि अब अगर ब्रिटिशर्स को ट्रेड करना है बंगाल के अंदर, गुजरात के अंदर, डेक्कन के अंदर, इन 3 पर्टिकुलर प्रोविंसेस में, तो उनको किसी भी तरीके का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक कारण था कि बंगाल का नवाब एट प्रेजेंट कौन है? जल्दी बोलो। सिराजुद्दौला। क्या नाम है? सिराजुद्दौला। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई तुम होंगे तुम्हारे यहाँ के नवाब, बट अब हम लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया है। बट ठीक है, फिर भी उसने उसकी बात का रिस्पेक्ट रखा और कोई प्रॉब्लम नहीं करी। मतलब एक चीज को लेकर ऑलरेडी दोनों के मन में मतभेद और टसल चल रही है, ये क्लियर? दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं, दूरियां आ चुकी है। अब उसी बीच ब्रिटिशर्स कल को कुछ कुछ हरकत करेंगे तो उसी से क्या होगा? फिर वॉर होगा। तो पहला कारण अगर दोनों के बीच में डिफरेंसेस का था तो वो क्या था? दस्तक, जो ड्यूटी फ्री ट्रेड और परमिट का कारण था। इसके कारण सिराजुद्दौला ऑलरेडी ब्रिटिशर्स को लाइक नहीं कर रहा था। अब बंगाल मतलब आप क्या समझ रहे हो? आप आज का बंगाल देख रहे हो जो आप इंडिया के मैप में देखते हो, बट पहले ऐसा नहीं होता था। बंगाल मतलब उस समय का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन सभी को क्लब कर क्या बोलते थे? बंगाल बोलते थे। और ये अपने आप में इंडिया का बहुत ही बड़ा एरिया हुआ करता था। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज में भी काफ़ी अच्छा और रिच एरिया हुआ करता था। कई सारी नदियाँ बहती हैं यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाती है और एग्रीकल्चर पर्पज से भी बहुत रिच हो जाती है। एज वेल एज अदर मिनरल्स भी यहाँ पर कई सारे पाए जाते हैं। तो इनकम का बहुत ही अच्छा सोर्स कहाँ पर है? बंगाल में। तो हर आदमी की नज़र अगर कहीं पर थी तो कहाँ पर थी? बंगाल में थे। तो बंगाल जो है ब्रिटिशर्स की बिल्कुल आंखों में खटक रहा था कि कब हम बंगाल के ऊपर अपना कब्जा कर लें, और यहीं से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी। तो यहाँ पर औरंगजेब के टाइम पीरियड में जिस गवर्नर को अपॉइंट किया था उसका नाम क्या था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने कुछ चेंजेस करे थे, लाइक ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। तो पहले बंगाल की कैपिटल क्या हुआ करती थी? ढाका। बट मुर्शिद कुली खान नाम का जब गवर्नर आया तो उसने कैपिटल कहाँ पर बना दी? मुर्शिदाबाद। यहाँ तक क्लियर? मुर्शिद कुली खान के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे। मुर्शिद कुली खान के बाद अगला गवर्नर कौन बना? शुजाउद्दीन। अभी शुजाउद्दीन नाम का गवर्नर बना। राजा के बाद हमेशा नजर होती है अगला तो कोई उसके मंत्री की। तो यहाँ पर यही हुआ कि जो शुजाउद्दीन नाम का गवर्नर या फिर किंग हुआ करता था बंगाल में, इसके ऊपर कोई नजर रखा था, वो कौन था? अली वर्दी। वो उसका डेप्यूटी कमांडर हुआ करता था, आर्मी का चीफ हुआ। तो फिर ये गया, तो उसके बाद नेक्स्ट राजा कौन आया? सरफराज खान। सरफराज खान आया। मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया? शुजाउद्दीन। फिर आया सरफराज खान। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जहां से पिक्चर चेंज होगी वो कौन है? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के हाथ में आपको स्वॉर्ड दिख रही है, ये क्या करेगा? इसको मार देगा। और मारने के बाद अगला बंगाल का गवर्नर कौन बनेगा? अली वर्दी खान। बट एक समय आया अली वर्दी खान भी चले गए। अली वर्दी खान के बाद अगर कोई आया तो वो कौन था? सिराजुद्दौला। यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होगी। तो बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला। कब बनता है? 1756 में। 1756 में जब ये बंगाल का नवाब बना तब बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स ने भी अपनी कंपनीज कई जगह पर इस्टेब्लिश कर ली थी। बंगाल में उनके कई सारे इस्टेब्लिशमेंट या फिर आप बोल सकते हो कि कई सारी फैक्ट्रीज उस समय पर मौजूद थी। अब देखो, तो पहला प्रॉब्लम दोनों के बीच में डिफरेंसेस का क्या था? दस्तक। दस्तक जो है वो सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब दूसरा प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होता है कि सपोज ये आपका बंगाल है, तो इस बंगाल के अंदर और भी लोगों के स्टैब्लिशमेंट है। जैसे यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज और भी किसकी मौजूद है? फ्रेंच की मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और किसकी मौजूद है? ब्रिटिशर्स की भी मौजूद है, एंड डच वगैरह की भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब क्या हुआ? तो पहला स्टेप था फैक्ट्री। फैक्ट्री तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ब्रिटिशर्स ने, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि कोई आपका आज दोस्त बना है सपोज, तो पहले दिन उसने आपसे आपका पेन मांग लिया, दूसरे दिन कॉपी मांग ली, धीरे से आपकी गाड़ी मांग ली, धीरे से आपके कपड़े मांग लिए, तो ये कब्जा करते जा रहा है आपकी चीज़ों पे। तो ब्रिटिशर्स का भी सेम पैटर्न रहेगा। जब इंडिया में आएंगे तो पहली परमिशन किसकी लेते हैं? फैक्ट्री की। फैक्ट्री मतलब वहाँ के एरिया में कब्जा करके बैठ गए। फिर सेकेंड स्टेप पर इन लोगों ने जो चीज़ करी दैट वॉज फोर्ट।
या फिर फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी। अब ये लोग जो है यहाँ के एरिया के अंदर, मतलब हमारे बंगाल में एक राजा ऑलरेडी बैठा और उसके यहाँ पर जाकर क्या कर रहे हैं, फोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो सेकंड स्टेप इनका क्या होता है, फोर्ट। जैसे ही फोर्ट बन जाता है तो फिर राजा को यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं कि अब हमें जो है थोड़ी सी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो हम क्या बना लेते हैं, खुद की आर्मी। तो इस तरीके से इन्होंने अपने पूरे पैर यहाँ पर पसारे और धीरे धीरे कर ट्रेड से टेरिटरी के अंदर ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो प्रॉब्लम कहाँ से चालू हुई थी, इस फोर्टिफिकेशन के इशू से। ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के फोर्ट जो हैं वो बंगाल के अंदर मौजूद थे, बट ब्रिटिशर्स ने जाकर सिराजुद्दौला को बोला, एक तो उससे आपने पहले उसकी बात नहीं मानी, कौन सी वाली, ड्यूटी फ्री ट्रेड वाली। दूसरी प्रॉब्लम जो खड़ी करी, ब्रिटिशर्स उसके पास जाते हैं और बोलते हैं हमें बंगाल के अंदर नया फोर्ट बनाना है। क्या बनाना है, नया फोर्ट बनाना है। एक फोर्ट ऑलरेडी मौजूद है, बोले बंगाल के अंदर हमें दूसरा फोर्ट बनाना है। तो उसने क्या बोला, मना कर दिया कि नहीं, अब कोई फोर्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं होगा। एज वेल एज जो आपके फोर्ट्स पहले से मौजूद हैं उन्हें भी आप क्या कर दो, डिमोलिश कर दो, उन लोगों को भी आप क्या कर दो, नष्ट कर दो, ब्रेक कर दो। तो बाकी सबने तो ये बात मान ली, फ्रेंच हो गए, डेनिश हो गए, उन्होंने माना, बट ब्रिटिशर्स ने इस बात से डिनायल कर दिया। ये मतलब राजा की बात को आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। तो क्या उसे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो दूसरा मतभेद का कारण अगर इन लोगों का कुछ था तो वो था फोर्टिफिकेशन। ये वही बात है कि आपकी किसी से लड़ाई होने वाली है तो वो किसी एक कारण से नहीं होती है, आपके मन में उसको लेकर 50 चीजें भरी होती है। तो यहाँ पर यही हुआ कि पहला कारण वो था, दूसरा कारण ये था। अब तीसरा कारण इस बीच क्या आ गया वो हम देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट कारण क्या है, डिमोलिश दी फोर्ट, बट क्या ब्रिटिशर्स ने माना, नहीं माना। सेकंड क्या है, मिसयूज ऑफ दस्तक। अब आप लोग समझ चुके हो व्हाट इज दस्तक, क्या है दस्तक बताओ, ड्यूटी फ्री ट्रेड। ठीक है, तुम लोग इस एकेडमी में आते हो, मैंने तुम सभी को एक कार्ड बना के दिया है कि ठीक है भाई आप लोग पढ़ने हो, ओके, आप लोग यहाँ पर जब एंट्री आओगे तो आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, बट तुम ये करो कि वो कार्ड तुम किसी तुम्हारे दोस्त को भी दे दो और बोलो कि जा तू भी जाकर विषय तुम्हें फ्री पढ़ लेना। तो क्या ये चीज एंटरटेन होगी, नहीं होगी। तो दस्तक के अंदर यही था कि सिराजुद्दौला ने एंटरटेन किया कि ओके तुम लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हो, फाइन, बट ब्रिटिशर्स ने इस दस्तक का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, इस दस्तक को लोगों को बेचना स्टार्ट कर दिया कि कोई दूसरों से वो लोग यहाँ पर कमीशन खा रहे थे और उन्हें क्या बेच देते थे, दस्तक बेच देते थे कि इस दस्तक को लो और तुम भी बंगाल के अंदर क्या करना, ड्यूटी फ्री ट्रेड करना। तो सेकंड डिफरेंस का कारण जो यहाँ पर आया वो क्या है, मिसयूज ऑफ दस्तक। हाँ, तो बिल्कुल उसके अंदर वो दस्तक स्पेशली किसको मिला था, ब्रिटिशर्स को मिला, बट ये लोग चोरी छुपे की एक्टिविटी कर रहे थे कि उस दस्तक को दूसरे को भी बेच देते थे। तो इतना वहां पर स्क्रूटनी नहीं हो रही थी, चेकिंग नहीं हो रही थी, तो इस वजह से ये लोग उस पर कमीशन कमा रहे थे और उस दस्तक से दूसरों को भी क्या करा रहे थे, ड्यूटी फ्री ट्रेड करा रहे। अब एज पर हिज क्वेश्चन, क्या ये बात छुपेगी, नहीं छुपेगी। एक दिन राजा को पता चल गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं दस्तक का। तो ये भी एक कारण यहाँ पर बना। तीसरा कारण क्या था, फोर्टिफिकेशन, कि उसने मना किया था फोर्ट नहीं बनाना है, बट ब्रिटिशर्स ने उसके ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट रीजन क्या है, राय बल्लभ। अब ये राय बल्लभ कौन था, तो ये एक ढाका का दीवान हुआ करता था। इस दीवान ने एक समय में सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या किया था, रिवोल्ट किया था, मतलब वो राजा का कौन है, दुश्मन है। तो क्या उसको ये बात अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। अगर अभी आपकी किसी से लड़ाई है, आप उसको लाइक नहीं करते हो और कल को आप ही का बेस्ट फ्रेंड या आप ही का कोई पहचानने वाला उसको शेल्टर दे दे कि तू मेरे घर में छुप के रहे, तो ये बात कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो यही हुआ था कि जो राय बल्लभ नाम का आदमी था, इसने किसके खिलाफ रिवोल्ट किया था, राजा के खिलाफ रिवोल्ट किया था, सिराजुद्दौला के खिलाफ रिवोल्ट किया था। एंड इसको दीवान एक पोजीशन होती थी, पोस्ट दी जाती थी, ठीक है, तो वो दैट वाज दीवान। तो यहाँ पर यह होता है कि जो राय बल्लभ नाम का आदमी है, ब्रिटिशर्स इसको शेल्टर दे देते हैं। मतलब आपने सिराजुद्दौला के दुश्मन को क्या कर दिया, राजा की जो पोस्ट दी राजा ने दीवान उसके खिलाफ हाँ, कर दिया था क्या? फिर से पूछो, दीवान जो पोस्ट है वो राजा देता है, ऐसा है? हाँ, नहीं, दीवान वगैरह जो एक टाइटल पोस्ट वगैरह होते थे, तो बिल्कुल एक दीवान हुआ करता था ढाका का, ढाका वहीं के अंदर आता है बंगाल में, ठीक है। तो उस दीवान ने यहाँ पर क्या करा, उस राजा के खिलाफ बिल्कुल रिवोल्ट किया। तो वो क्या हो गया, उसके खिलाफ रिबेलियस हो गया है कि वो उसका दुश्मन हो गया, और उस दुश्मन को शरण किसने दे दी, ब्रिटिशर्स ने दे दी। तो क्या ये बात उसको अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। इन लोगों ने अपने फोर्ट के अंदर उसको रहने की जगह दी थी, बदले में उससे कुछ पैसे वगैरह ले लिए थे। तो एक गुस्से का कारण ये भी था कि सिराजुद्दौला को किस बात का गुस्सा था, शेल्टर गिवन टू राय बल्लभ। तो ये एक प्रॉब्लम था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब 3 से 4 कारण हो चुके। अब आप बताओ मुझे कारण। पहला कारण मिसयूज ऑफ दस्तक, फर्स्ट रीजन। सेकेंड फोर्टिफिकेशन इशू, थर्ड इशू बोलो डिमोलिश नहीं किया था फोर्ट्स को, और बताओ मिसयूज हो गया। और क्या रीजंस? तो ओवरऑल डिफरेंसेस के रीजन सबसे पहले तो दस्तक से स्टार्ट हो गया है, उसके बाद इन्होंने क्या करा यहाँ पर फोर्टिफिकेशन किया, तीसरा उसने ऑर्डर दिए थे सारे फोर्ट्स को डिमोलिश करो, वो नहीं किया, एंड चौथा उसके दुश्मन को अपने फोर्ट में क्या दे दी, शेल्टर दे दिया, शरण दे दिया। तब 4 से 5 कारण हो चुके हैं दो लोगों के मन में डिफरेंसेस आने के लिए। तो अब राजा को या सिराजुद्दौला को ये बात रियलाइज होगी कि यार ये ब्रिटिशर्स मेरे एरिया में रहते हैं और मेरी कोई बात नहीं मानते, तो इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट बंगाल के अंदर जो ब्रिटिशर्स का फोर्ट हुआ करता था, कौन सा फोर्ट था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स का फोर्ट था, नवाब को गुस्सा आया, सिराजुद्दौला को, उसने एक आर्मी तैयार करी और उस आर्मी को ले जाकर कहाँ पर अटैक कर दिया? फोर्ट विलियम पे। अब फोर्ट है, फोर्ट के अंदर पहले से लोग रह ही रहे होंगे। तो यही होता है कि ये सब डिफरेंसेस के कारण रहते हैं। सिराजुद्दौला गुस्से में आकर अपनी आर्मी लेता है और कहाँ अटैक कर देता है? फोर्ट विलियम पे अटैक कर देता है। अब जब किसी के घर पे आपने अचानक से अटैक किया तो कुछ ना कुछ लोग तो आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो यही हुआ। यहाँ पर नवाब ने एक एक्टिविटी करी कि जितने भी लोग उसको दिखे उसने उठाकर उन सभी को एक कमरे के अंदर लॉक कर दिया। क्या कर दिया? लॉक कर दिया। आज आप लोग इस रूम में बैठे हो, इस रूम की एक कैपेसिटी है कि ठीक है भाई 30 लोग 40 लोग मैक्सिमम आप भर लो इसके अंदर, बट अगर मैं इसके अंदर 100 लोगों को दबा दबा के लॉक कर दूं और अगले दिन जब मैं इस रूम को ओपन करूं, इसमें कोई वेंटिलेशन में नहीं, खिड़की वगैरह लॉक है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? बिल्कुल मर जाएंगे, कुछ ना कुछ लोग इसमें से मर जाएंगे। तो यही हुआ कि फोर्ट के अंदर जितने भी लोग उसको मिले थे अराउंड 146, उन सभी को उठाकर उसने एक छोटे से रूम में क्या कर दिया? लॉक कर दिया। अब ये हरकत तो नवाब ने गुस्से में करी थी, बट उसको इसके आउटकम्स नहीं पता थे। नेक्स्ट डे जब उस रूम को ओपन किया गया तो उसमें से मात्र 15-16 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकियों का क्या हुआ? मर गए। ये मरे हुए लोग कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो क्या ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। अभी इस बीच कुछ लोग वहाँ से भाग के निकल भी गए। जब भाग के निकले तो उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया। उसी के चलते अगर आप देखोगे तो इंडिया में ये मद्रास वाले रीजन में ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर हुआ करता था। कहाँ पर? मद्रास में। मद्रास में उनका हेडक्वार्टर था और ये इंसिडेंस कहाँ पर हुआ है? बंगाल में। तो बंगाल के अंदर उसने रूम के अंदर लोगों को क्या किया है? लॉक किया है, एंड उन लोगों में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो मारे गए। जो बचे हुए लोग थे उन्होंने भागकर तुरंत अपने हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन दी। कहाँ पर? मद्रास में। और मद्रास में बैठा है इनका गवर्नर जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब ये जो इसने लोगों को रूम में बंद कर दिया था और कई सारे लोग इससे मारे गए, इस इवेंट को हिस्ट्री में अगर किस नाम से जानते हैं तो इसे बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। हिंदी में बोलते हैं काल कोठरी की घटना। कितने सारे लोगों को इसके अंदर बंद कर दिया था। अगर कभी हिस्ट्री ऑप्शनल में देखोगे इन डिटेल तो आपको पता चलेगा कि ऐसा बोला जाता है कि ये कहानी बनाई गई थी, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बट ठीक है वॉट एवर, हम तो उसे पढ़ते ही हैं बुक्स में अगर दिया है तो ब्लैक होल ट्रेजेडी यहाँ पर हो गई। बचे हुए लोगों ने कहाँ इन्फॉर्म किया? मद्रास में। मद्रास में कौन बैठा है? रॉबर्ट क्लाइव। उसको जैसे ही पता चला उसने तुरंत अपनी आर्मी तैयार करी और उस आर्मी को लेकर कहाँ पहुँच गया? बंगाल में पहुँच गया। अब दो लोगों की आर्मी आमने सामने खड़ी है। नवाब को नहीं पता था कि नीचे से आर्मी आ जाएगी, बट चूंकि आ चुकी है तब दोनों लोग सामने खड़े। बताओ दो पार्टी कौन? बिल्कुल, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। अब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला पे भारी पड़ता है, एंड भारी पड़ता है तो दोनों के बीच में नेगोशिएशन कराए जाते हैं, दोनों के बीच में बार्गेनिंग होती है कि ठीक है जो कुछ भी हुआ है अब इसको एंड अप करते हैं एक पीसफुल ट्रीटी के साथ, ताकि दोनों पार्टीज के बीच में शांति जो है वो बनी रहे। सो यहाँ पर एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। इस ट्रीटी ऑफ अलीनगर के अंदर दो पार्टी है, कौन? रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब। वेरी गुड। दो लोग यहाँ पर पार्टीज रहते हैं, कुछ समझौते किए जाते हैं कि फिलहाल शांति स्थापित करनी है दोनों के बीच में, तो चलो कुछ समझौते करते हैं। तो पता चलता है क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ब्रिटिशर्स की कुछ डिमांड थी कि अब आगे युद्ध नहीं बढ़ेगा, बट कंडीशन है क्या?
सबसे पहले हमें खुद के सिक्के बनाने के अधिकार दिए जाएं। तो पहला राइट क्या मिला ब्रिटिशर्स को? मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, कि ओके ब्रिटिशर्स अब से खुद के सिक्के भी बना सकते हैं। दूसरा क्या है? नो टैक्स। अगर वो बंगाल में ट्रेड करेंगे तो किसी तरीके का कोई टैक्स किसी नवाब को पे नहीं करेंगे, वो इसके अंदर एक्सेप्ट किया गया। थर्ड अगर हम देखें, फोर्ट विलियम अगेन अंडर ब्रिटिशर्स। अगेन अंडर ब्रिटिशर्स का क्या मतलब? कौन रहते थे उसमें? ब्रिटिशर्स। बट फिलहाल के लिए किसने कब्जा किया था? सिराजुद्दौला। तो वापस किसको लौटाओ? ब्रिटिशर्स को। एंड लास्ट पॉइंट, अलाउड टू कीप आर्मी, कि ठीक है ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी यहाँ पर रख सकते हैं। ये 4 कंडीशन मानी गई और इस ट्रीटी को क्या बोला गया? ट्रीटी ऑफ अली नगर। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि दोनों की आर्मी जब आमने सामने खड़ी तो कौन भारी पड़ रहा है? ब्रिटिशर्स। रॉबर्ट क्लाइव भारी पड़ रहा है, इसलिए मजबूरन नवाब को ये सब चीजें माननी पड़ेगी। एंड जिस प्रकार की ये ट्रीटी हुई है कि सब के सब पॉइंट किसके फेवर में है? ब्रिटिशर्स के, तो इस तरीके की ट्रीटी को हम बोलेंगे पीसफुल ट्रीटी। क्या बोलेंगे? पीसफुल ट्रीटी। पीसफुल ट्रीटी मतलब एक ऐसा समझौता जो सिर्फ और सिर्फ शांति को बरकरार रखने के लिए किया गया हो, तो इसको हम बोलते हैं पीसफुल ट्रीटी। चलो क्या हुआ था, रिकॉल करो फटाफट। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था बंगाल से। बंगाल के अंदर हमने देखा कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में एक नवाब अपॉइंट किया गया था बंगाल में, उसका नाम क्या था? मुर्शिद कुली खान। सबके आंसर आने चाहिए। क्या नाम आपका नाम था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने जो है कैपिटल शिफ्टिंग करी थी, ढाका से कहाँ कर ली थी? मुर्शिदाबाद। याद कैसे रखोगे? उसका खुद का नाम क्या है? मुर्शिद कुली खान। कैपिटल कहाँ शिफ्ट हुई? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान के बाद नेक्स्ट नवाब कौन आया? शुजाउद्दीन। सिराजुद्दीन नहीं है, शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन का एक आर्मी कमांडर था अली वर्दी। नेक्स्ट कौन आया? सरफराज खान। सरफराज खान को एग्जीक्यूट किया गया। नेक्स्ट कौन आया? अली वर्दी खान। ठीक है, आया होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। मेन अली वर्दी खान के बाद उसके ग्रैंड सन ने सक्सीड किया। क्या नाम है? सिराजुद्दौला। 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब वहाँ का नवाब बना तो बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज अब अच्छे से फैल चुकी थी। यही से सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। 3 से 4 रीजन रहते हैं जिसके कारण दोनों पार्टीज के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब फटाफट बोलो रीजंस। पहला इशू क्या है? फर्स्ट इशू इज फोर्टिफिकेशन। साथ ही साथ उन्हें बोला था जो फोर्ट्स हैं उनसे क्या करो? डिमोलिश। सबने एक्सेप्ट किए बट ब्रिटिशर्स ने डिनाई किया। सेकेंड इशू बोलो। मिसयूज ऑफ दस्तक। दस्तक किसने दिया था इन्हें? फर्रुख शियार, जो 9th नंबर का मुगल रूलर था, उसने रॉयल फरमान इशू किया और उस फरमान के चलते क्या दिया? दस्तक। किसी ब्रिटिशर्स को परमिशन थी ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, बट अब से ये लोग ये ट्रेड का जो परमिट था वो दूसरों को भी क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे और खुद कमीशन ले रहे थे। तो ये प्रॉब्लम क्या था? मिसयूज ऑफ दस्तक। तीसरा डिफरेंस का कारण बताओ। शेल्टर टू राय वल्लभ, जो कि ढाका का दीवान हुआ करता था। प्रीवियसली उसने सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या किया था? रिवॉल्ट किया था। और इसको इन लोगों ने अपने बंगाल के फोर्ट में, कौन सा फोर्ट? फोर्ट विलियम, उसमें क्या दिया था? शेल्टर। तो ये 3 से 4 कारण थे जिसके कारण दोनों पार्टीज में डिफरेंस थे, जिसके चलते सिराजुद्दौला को गुस्सा आया। उसने अपनी आर्मी उठाई और बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स का जो फोर्ट था, कौन सा फोर्ट? फोर्ट विलियम, उस पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अटैक कर दिया। जितने भी लोग थे उन सबको एक छोटे से रूम में क्या कर दिया? लॉक कर दिया। इस इंसिडेंट से कई सारे लोगों की डेथ हो गई। इसे हिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। वेरी गुड, ब्लैक होल ट्रेजेडी। कुछ लोग यहाँ से बच के भागे और उन्होंने तुरंत नीचे हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म किया। कहाँ? मद्रास। कौन सा ऑफिसर था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है अपनी आर्मी लेकर कहाँ पहुंचा? बंगाल। अब दोनों की आर्मी आमने सामने, एक साइड नवाब, एक साइड रॉबर्ट क्लाइव। कौन सी पार्टी भारी पड़ी? रॉबर्ट क्लाइव। एज ए रिजल्ट एक ट्रीटी हुई। क्या नाम है? ट्रीटी ऑफ अली नगर। 2 पार्टीज के बीच में कौन कौन? यस। इस ट्रीटी में कुछ पॉइंट्स एक्सेप्ट किए गए, जैसे कि फर्स्ट, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। ये अधिकार किसको मिले? ब्रिटिशर। सेकेंड, नो टैक्स। थर्ड, फोर्ट विलियम रिटर्न। फोर्थ, अलाउड टू कीप आर्मी। यहाँ तक क्लियर?
ठीक है, ये ट्रीटी एक कैसी ट्रीटी थी? पीसफुल ट्रीटी, है ना? सोच के बहुत अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया हो गया, राम राज्य आ गया, बट ऐसा नहीं होगा। वो जो ब्रिटिशर्स की जान गई थी उसका बदला लेने के लिए एक हीरो बाहर घूम रहा है, और वो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। एंड रॉबर्ट क्लाइव की नज़र में अब एक ही टारना है, उसको फिनिश करना है। बट वो बंगाल में एक पोजीशन पे बैठा है, इतना आसान नहीं है उसको मारना। वो एक राजा है और उसके पास बहुत बड़ी आर्मी भी है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि अगर राजा का मर्डर करना है तो उसके मंत्रियों को आपको सेट करना पड़ेगा। एंड उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो होता है उसका आर्मी चीफ। कौन होता है? आर्मी चीफ। ये मूवीज में जो दिखाते हैं कि राजा सबसे आगे निकल पड़ा लड़ने, एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता था। राजा को सेफ रखा जाता था। क्यों? अगर राजा मर गया तो फिर युद्ध को लीड कौन करेगा? तो हमेशा अगर आगे कोई होता है तो वो होता है आर्मी चीफ। आर्मी चीफ ही अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि अब आगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी और आगे कोर्स ऑफ वर्क क्या होगा। तो यहाँ पर अब अगला टारगेट कौन? सिराजुद्दौला। किसका टारगेट है वो? रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव ने डिसाइड कर लिया था कि इतने सारे ब्रिटिशर्स, एक्चुअल में जिस रूम में लॉक किया गया था उसमें कई सारी ब्रिटिश फीमेल्स भी थी, बच्चे भी थे, सीनियर्स भी थे, एज ओल्ड पीपल भी थे। तो उसने एज का ध्यान नहीं रखा था। तो यहाँ पर बदला लेना है रॉबर्ट क्लाइव को। किससे? सिराजुद्दौला से। और सिराजुद्दौला का वो मर्डर करना है, उसे फिनिश करना है, बट डायरेक्टली नहीं मार सकते। तो अब यहाँ पर प्लानिंग करी जाती है, एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचा जाता है बंगाल के नवाब के खिलाफ, जिसका नाम क्या है? सिराजुद्दौला। अब नवाब को फिनिश करना है तो सबसे पहले उसके आर्मी चीफ को कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि अगर हम नवाब को फिनिश करते हैं या तुम हमारी मदद करते हो तो या तो तुम्हें बदले में कुछ ब्राइब, घूस दी जाएगी, और अगर वो नहीं दी गई तो कुछ दूसरा लालच दे सकते हैं, जैसे कि अगला नवाब बना देंगे। हिस्ट्री में हम लोग यही देखते हैं कि अगर राजा को मारना है तो उसके मंत्री या आर्मी चीफ को यही प्रपोजल देते कि अगर मारने में मदद करी तो अगला नवाब तुम्हें बनवा देंगे। तो यही होता है बंगाल में, यही प्लानिंग की जाती है। ठीक है, ये कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ये कौन है? सिराजुद्दौला। और ये एक मीटिंग हो रही है किस किस के बीच में? बिल्कुल, सिराजुद्दौला एंड आर्मी चीफ के बीच में मीटिंग हो रही है कि कुछ करना पड़ेगा। किसको फिनिश करना है? अपने को सिराजुद्दौला को फिनिश करना है। तो पहले ही पूरी प्लानिंग हो जाती है, डीलिंग्स हो जाती है, कितना पैसा इधर उधर करना है, क्या करना है, अरेंजमेंट, एंड डिसाइड होता है अब अगला टारगेट सिराजुद्दौला, इसको फिनिश करना है। तो ये प्लानिंग सब पहले ही हो चुकी थी कि नवाब को कैसे मारा जाएगा। बट अगर किसी से लड़ना है तो हमेशा उसको क्या करना पड़ता है? प्रवोक करना पड़ता है, मतलब उसको उकसाना पड़ेगा, गुस्सा दिलाना पड़ेगा, तभी तो वो आप पे पलट के अटैक करेगा। तो यही होता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने जब सब कुछ डिसाइड कर लिया था तो अब बस देर थी सिराजुद्दौला को उकसाने की। इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? तो प्लानिंग पहले ही हो जाती है। पूरा रोल अब किसको निभाना है? उसके आर्मी चीफ को। इसके आर्मी चीफ का नाम हुआ करता था मीर जफर। यस, इतिहास में इसको एक गद्दार के नाम से जाना जाता है। गद्दारों में उसकी वो बोलते हैं ना अपन, कंपैरिजन, तुलना की जाती है कि अगर सबसे बड़ा कोई गद्दार था तो वो कौन था? मीर जफर। ऐसे तो बहुत आए बट इसने कुछ अच्छा किया, अलग किया। ठीक है, तो मीर जफर जो है उसका आर्मी चीफ था जश। किसका आर्मी चीफ है ये? मेरा। और सिराजुद्दौला कौन है? वेरी गुड, बंगाल का नवाब है। और उसका आर्मी चीफ कौन है? मीर जफर। तो मीर जफर से प्लानिंग चल रही है कि अब हम यहाँ पर सिराजुद्दौला को मारेंगे। और कैसे मारेंगे? क्या हो गया? व्हाट हैपन? क्या हुआ? अरे टाइटल्स होते थे, किसी को सुल्तान, किसी को नवाब, किसी को निज़ाम, बट ओवरऑल ही वॉज द किंग ऑफ बंगाल। बंगाल में वो रूल कर रहा था। अगर आप ऐसे देखोगे तो आप उसको मुगल का गवर्नर भी बोल सकते हो, बट जैसे कि उसका मुस्लिम नेम है तो ये लोग खुद को जो टाइटल देते थे वो होता था नवाब। ओके, यस। तो यहाँ पर कहाँ थे हम? मीर जफर, जो कि कौन है? उसका एक आर्मी चीफ है। तो आर्मी चीफ से बात की जाती है कि सिराजुद्दौला को मारना है, तो मारने के लिए क्या किया जाए। तो अब बस सिराजुद्दौला को गुस्सा दिलाने की ज़रूरत है। वो गुस्सा कैसे दिलाएंगे? कुछ ना कुछ इवेंट करना होगा। तो पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है, जिसके चलते अब पहल किसको करनी पड़ेगी उकसाने की? बताओ। रॉबर्ट क्लाइव, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ? ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स पहल कैसे करेंगे? नवाब कहाँ पर बैठा है? बोलो। बंगाल में।
क्या बंगाल में वो अकेला बैठा है? बंगाल में और भी लोग हैं, और भी लोगों की फैक्ट्रीज है। जैसे कि अगर बंगाल में हम बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स की भी फैक्ट्री है और साथ ही साथ स्पेशली फ्रेंच की भी फैक्ट्री है। एंड फ्रेंच की फैक्ट्री में एक एरिया हुआ करता था जिसको बोलते थे चंद्रनगर। याद आ गया? ठीक है, तो बंगाल में एक जगह थी, उसका नाम क्या था? चंद्रनगर। इस चंद्रनगर के ऊपर ब्रिटिशर्स कर देते हैं अटैक। अगर आपने बंगाल में अटैक करा मतलब इनडायरेक्टली आपने किस पर अटैक कर दिया? राजा पर अटैक कर दिया। आप उसको मैसेज दे रहे हो कि हम आपसे डरते नहीं हैं, आपके एरिया में घुस के हम दूसरे को चमका रहे हैं, मतलब आपको ही डरा रहे हैं इनडायरेक्टली। तो शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स कहाँ अटैक करते हैं? बंगाल में फ्रेंच की एक फैक्ट्री पर जिसका नाम क्या है? चंद्रनगर। तो इससे मैसेज किसको गया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, कि आपके एरिया में आकर ही वो लोग अटैक करके गए हैं, फिर आपका मतलब क्या रहा? तो ये बात सिराजुद्दौला को अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तुरंत डिस्कशन करेगा किससे? आर्मी चीफ से, मीर जफर से। यही हुआ। उसने नेक्स्ट डे मीटिंग बुलाई और बोला यार ब्रिटिशर जैसा ऐसा कर रहे हैं, क्या किया जाए? तो यहाँ पर मीर जफर अब उसको उकसाएगा कि राजा अगर इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है तो चलो अब इनके साथ एक लड़ाई करते हैं और इनको फिनिश ही कर देते हैं। तो ये प्रवोक करने का काम कौन करेगा? मीर जफर, जो पहले से किससे मिला हुआ है? ब्रिटिशर से मिला हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ एक प्लॉटिंग प्लानिंग के अंदर हो रहा है कि कैसे नवाब को भड़काएंगे, कैसे सामने लाएंगे, क्या होगा। तो डिसाइड होता है कि ठीक है ब्रिटिशर्स के साथ लड़ ही लेते हैं। दिन डिसाइड होता है 23 जून 1757, 23 जून 1757। बंगाल में ही एक जगह है जिसका नाम है प्लासी। यहाँ पर पलाश के कई सारे ट्रीज पाए जाते थे, उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? प्लासी। तो प्लासी नाम की जगह कहाँ है आर्यांश? कहाँ है प्लासी? तो कहाँ है जगह? बंगाल में। वेरी गुड। कहाँ पर है? बंगाल में। तो डिसाइड होता है 23 जून 1757 को अब ब्रिटिशर्स से फाइट करेंगे और उनको यहाँ से फिनिश करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। ये प्रॉमिस किसने करा है? मीर जफर ने। किसको करा है? सिराजुद्दौला को। डिसाइड होता है दिन, दोनों की आर्मीज आमने सामने आती है। हेडक्वार्टर्स तो मद्रास में था। हाँ, तो उन्होंने यहाँ प्लासी में आके कुछ फोर्ट एस्टेब्लिश किया था या क्या? ये हम पढ़ चुके हैं कि उनके बंगाल में भी फोर्टिफिकेशन हुआ करते थे, फैक्ट्रीज भी थी, फोर्ट्स भी थे। एंड ब्रिटिशर्स का कोई सिर्फ एक हेडक्वार्टर नहीं था, 3 हेडक्वार्टर थे। सैम, कौन कौन से? वेरी गुड। बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। एंड आने वाले समय में एक ही सुप्रीम रहेगा, वो कहाँ रहेगा? बंगाल में, क्योंकि बंगाल से ये लोग राजा महाराजाओं का काम खत्म कर देंगे। तो क्या डेट डिसाइड हुई है? 23 जून 1757। दोनों की आर्मी आमने सामने आएगी। किस किस की बताओ? एग्जैक्टली। तो एक साइड पर यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी जो है वो खड़ी रहेगी, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ? ब्रिटिशर्स। वर्सेस एक साइड पर किसकी आर्मी रहेगी? जल्दी बोलो। सिराजुद्दौला। और उसके साथ कौन आएगा? कौन है उसका? वेरी गुड। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जफर दोनों की आर्मी आमने सामने, या नवाब की आर्मी आमने सामने यहाँ पर खड़ी होती है। एंड डिसाइड होता है वॉर होना है। थोड़े बहुत ही 2-4 सैनिक जो है मारे जाते हैं। एंड इसी बीच मीर जफर जो है सिराजुद्दौला को बोलता है कि नवाब आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, अगर युद्ध भूमि में आपको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? बंगाल का संरक्षण प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो आपको सेव करना बहुत ही जरूरी है। तो आप इसको छोड़ो और आप तुरंत आपके राजमहल में, रॉयल पैलेस में चले जाओ। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला को किसने गाइड किया? मीर जाफर ने, कि बैटल भूमि को छोड़ो, बैटल फील्ड को छोड़ो एंड आप कहाँ पर चले जाओ? आपके फोर्ट में चले जाओ। नवाब भी खुश हो गया कि अरे वाह मेरी जान बचा रहा है, कितना अच्छा आर्मी चीफ, ऐसा किसी को नहीं मिला कभी। ओके, सो यहाँ से नवाब को भेजा जाता है रॉयल पैलेस में और वहाँ पर मीर जफर का बेटा ऑलरेडी बैठा होता है जिसका नाम होता है मीर मिरान। क्या नाम रहता है? मीर मिरान। और इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि जैसे ही नवाब फोर्ट में घुसे उसको क्या कर देना? मार देना, एग्जीक्यूट कर देना। एग्जैक्टली। और सेम एज पर प्लानिंग यहाँ पर यही होता है। जैसे ही सिराजुद्दौला पहुँचता है महल में, उसका वहाँ पर मर्डर हो जाता है और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। अब सिराजुद्दौला यहाँ पर मारा गया एंड इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो क्या ये एक्चुअल में लड़ा गया? बैटल मतलब एक दूसरे को मारना, जाने जाना, खून खान होना, ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए हिस्टोरियंस ने इसके लिए कमेंट दिया है कि बैटल ऑफ प्लासी वॉज द बैटल विच वॉज नेवर फॉट इन एक्चुअल, जिसको कभी असलियत में लड़ा ही नहीं गया। ये एक ऐसा बैटल था।
बट यस, इस बैटल ने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के फुटप्रिंट इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश कर दिए थे, उनको यहाँ पर शुरुआत कर दी थी। गॉट इट? तो यहाँ पर ये बैटल हुआ और सिराजुद्दौला को क्या हुआ, मार दिया गया। अगला नवाब कौन, मीर जाफर। ठीक है, तो ये पूरा था आपकी क्लास में बैटल ऑफ प्लासी। हेडिंग डालिए बैटल ऑफ प्लासी। नहीं, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। फर्स्ट सब हेडिंग बनाओ बंगाल, फर्स्ट सब हेडिंग बंगाल। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्टेड, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 1757, फ्रॉम 1757, ब्रैकेट में लिखो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, यहां से इनकी शुरुआत हुई थी। और कब तक युद्ध लड़ेंगे ये इंडिया में, 1856 तक। तो आपने तो पूछा ही नहीं मैम आखिरी युद्ध किसका था, किससे लड़ा था, क्या हुआ था। एक्चुअल में 1757 से अब इनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ेंगे, सेकंड बैटल ऑफ बक्सर लड़ेंगे और बंगाल को पूरा कैप्चर कर लेंगे। मतलब जो सबसे बड़ा एरिया था हाथी, उसको तो आपने कैप्चर ही कर लिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैसूर हो गया, मराठास हो गए, एंग्लो सिंध हो गए, इन सबको भी वॉर कर करके हरा देंगे। फिर एक समय आएगा जब इनको रियलाइज होगा कि अब हमसे लड़ने से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो 1856 के अंदर ये एक पॉलिसी ले आते हैं और उस पॉलिसी के चलते अवध नाम का स्टेट होता है यूपी में, और वहाँ के राजा को ब्लेम करते हैं कि तुम ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से तुम्हारा स्टेट जो है उसको हम क्या कर लेंगे, एनेक्स कर लेंगे या कैप्चर कर लेंगे। बट उसके बाद पब्लिक को रियलाइज हो जाता है कि हमारे साथ तो पूरा गेम हो रहा है, हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है कि हमारे राजा महाराजाओं को हराते हैं और उस स्टेट को छीन लेते हैं और फिर हम पर रूल करते हैं। तो उसके बाद 1857 में पब्लिक रिवॉल्ट कर देती है और उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857। एंड अब ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि बहुत हो गया अपना नाटक, अब अगर किसी राजा महाराजा से युद्ध करा तो पब्लिक क्या करेगी, रिवॉल्ट करेगी। तो ये लास्ट था जिन्होंने यहाँ पर लड़ा। अब उसके बाद भी ये इंडिया को कैप्चर करेंगे बट दूसरे तरीकों से, फिर अलग अलग पॉलिसीज बनाया करेंगे जिससे राजा महाराजा को प्रेशराइज करेंगे कि साइन करो और आपका एरिया जो है वो हमको दे दो। एंड 1947 तक कंटिन्यू करेंगे। लिख लिया अप टू 1856। नेक्स्ट लिखो ऑलमोस्ट 50% टेरिटरी was occupied। नेक्स्ट लिखो द कॉन्क्वेस्ट स्टार्टेड with बैटल ऑफ प्लासी which was fought in बंगाल। अब एक सबसे पहले बंगाल का मैप बनाओ कि बंगाल मतलब क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या पूछ रहे हो, क्या मैन्युफैक्चर करती थी। एक्चुअल में ये लोग जिस पर्पज से ट्रेड करने आए थे वो था हमारे यहाँ पे स्पाइसेस और कॉटन टेक्सटाइल्स वगैरह, जो इंडिया का सबसे यूनिक हुआ करता था। तो उसके पर्पज से आए थे, तो उस सामान को खरीदते थे और फिर यूरोप में जाकर उसको एक्सपोर्ट करते थे। बंगाल बनाओ बेटा, इतनी चित्रकारी मत कर, अच्छे से ऐसे ही लिख ले। बिहार, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, क्या होता था, दोनों। उस समय तक तो सी रूट डिस्कवर हो चुका था ना, शिप्स वगैरह के थ्रू जाते थे, तभी तो वो लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि लैंड रूट के थ्रू जो है ब्लॉक कर दिया गया था ईस्ट और यस, इसलिए सी रूट लिखा। बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के आगे एरो बनाओ, बंगाल के आगे। अभी आएगा वो तो अगली क्लास में, यही होगा उसका भी। कौन सा, बना लिया बंगाल का मैप। ग्रेसी ने कितना सुंदर बनाया है, वेरी गुड।
वेरी वेरी गुड, ठीक है, चलो डन। अब मैं में लिखवाती हूँ, वैसे ही लिखना। लिखो, इन 1717 मुर्शिद कुली खान declared independence from the rule of Mughals। नेक्स्ट लिखो, अब मुर्शिद कुली खान के बाद किस किसने सक्सीड करा, तो लिखो मुर्शिद कुली खान। देन नेक्स्ट एरो शुजाउद्दीन। देन फिर से एरो, देन सरफराज खान, फिर से एरो, फिर अली वर्दी खान, देन फिर से एरो, लिखो सिराजुद्दौला। ब्रैकेट में लिखो प्रेजेंट नवाब ऑफ बंगाल 1756। ठीक है, ये हो गया 1756। ठीक है, मुर्शिद कुली खान लिखा था, उसके ब्रैकेट में लिख लो ट्रांसफर्ड कैपिटल। मुर्शिद कुली खान जब फर्स्ट लिखा, उसके ब्रैकेट में लिख लो ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। चलो नेक्स्ट सब हेडिंग, रीजंस बिहाइंड बैटल ऑफ प्लासी। फर्स्ट रीजन लिखो इशू ऑफ फोर्टिफिकेशन। ब्रैकेट में लिखो ऑर्डर टू डिमोलिश। इशू ऑफ फोर्टिफिकेशन, ब्रैकेट में लिखो ऑर्डर टू डिमोलिश, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड रीजन लिखो मिसयूज ऑफ दस्तक। नेक्स्ट लिखो ब्रिटिश ऑलवेज इंटरफेयर्ड in the internal matters of Bengal। फोर्थ रीजन लिखो शेल्टर गिवन टू राजवल्लभ, यस RAJ, शेल्टर गिवन टू राजवल्लभ। ब्रैकेट में लिखो दीवान ऑफ ढाका who previously revolted against Nawab of Bengal। तो ये सब क्या हो गए आपके रीजंस। ठीक है, कि ये सब रीजंस है। इन सब रीजंस का परिणाम क्या हुआ, बोलो। अरे वाह, नेक्स्ट स्टोरी में क्या हुआ, वो फोर्ट को उसने सीज कर लिया। यस। तो अब ये चारों रीजन लिखे हैं, चारों रीजन जैसे अपन शॉर्टकट करके लिखते हैं। अब नीचे ऐसा एरो बनाओ और लिखो एज ए रिजल्ट an event took place in Fort William
in Fort William, known as Black Hole Tragedy, known as Black Hole Tragedy, in which Nawab of Bengal, in which Nawab of Bengal logged 146 people in a small room and next day when room was opened only 16 remained alive. ब्लैक होल ट्रेजेडी पे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ। चलो इसके बाद क्या हुआ कहानी में बताओ। उससे कुछ लोग वहाँ गए थे नीचे साइड मद्रास में जाके बताया और उसने आर्मी इकट्ठी करी, फिर गया तो पहले उसने मिर्जापुर से कॉन्स्पिरेसी बना ली कि राजा अरे बस अभी तो ट्रीटी होगी, शांति, इतिहास बदल देंगे सीधे मरवा देंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब ये रिपोर्ट किसको मिलती है, रॉबर्ट क्लाइव को मिलती है। सो उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, some people escaped from Bengal, and informed to Robert Clive who was in Madras, ब्रैकेट में लिख लो ब्रिटिश हेडक्वार्टर, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो, एज अ रिजल्ट रॉबर्ट क्लाइव along with his army marched towards Bengal, बस फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस नवाब्स आर्मी। अब रॉबर्ट क्लाइव भी अकेला नहीं आया था, है ना, नहीं तो कल बोलो अकेला गया था। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस नवाब आर्मी, क्या हुआ इसका परिणाम, एक ट्रीटी हुई। तो फिर से नीचे एरो बनाओ ऐसा, यस, और लिखो ट्रीटी ऑफ अलीपुर, वेयर इज द स्लाइड, ट्रीटी ऑफ अलीनगर ऑब्लिक अलीपुर, दोनों एक ही ट्रीटी है। डैश करके लिखो किसके बीच में हुई थी, बिटवीन क्लाइव एंड नवाब। अब 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इसमें क्या हुआ था। फर्स्ट, कल पूछूंगी मैं ये, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स लिखो, ड्यूटी फ्री ट्रेड। थर्ड लिखो, फोर्ट विलियम was returned to Britishers. And fourth point लिखो, they were allowed to keep army। इसके आगे कल करेंगे। समझ में आया बैटल, कल पूछूंगी मैं, ठीक है, रिवाइज करके आना।